वेलकम टू व्यू इन्फो। आज ट्यूबुलर फिल्टर के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की सीरीज का 14वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट 13 तक का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप सभी स्टूडेंट ने काफ़ी लाइक किया है। इसलिए आपके लिए पार्ट 14 का वीडियो मैं लेकर आया हूं। जिन स्टूडेंट ने पार्ट 13 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। ये वीडियो ट्यूबुल ऑपरेटर के सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है और उन सभी स्टूडेंट को निश्चित ही लाभ मिलेगा जो ट्यूबुल ऑपरेटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आपका ट्रेड चाहे कुछ भी हो, पेपर जो होगा सभी ट्रेडों का एक होगा। इसमें कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के। तो ये वीडियो बिल्कुल उसी सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है। और लास्ट में वीडियो के मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन की साधारण मशीनिंग करने के लिए किस कूलेंट की आवश्यकता होती है। तो आपको बता दें कि कास्ट आयरन की मशीनिंग करने के लिए, उसकी कटिंग करने के लिए, उसमें ड्रिल करते समय कोई कूलेंट प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कोई कूलेंट प्रयोग नहीं होता है। जब हम कास्ट आयरन को काटते हैं, चाहे हेक्सा ब्लेड से, चाहे उसमें ड्रिल कर रहे हो या कोई भी मशीनिंग कार्य कर रहे हो कास्ट आयरन में, तो किसी भी प्रकार की कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यहाँ से आपको ये जानकारी मिल जाती है। अच्छा, अब बताते हैं कास्ट आयरन किस भट्टी से तैयार होता है। तो कास्ट आयरन जो तैयार होता है वो क्यूपोला फर्नेस से तैयार होता है। कहाँ से होता है? क्यूपोला फर्नेस से। ठीक है, क्यूपोला फर्नेस से तैयार होता है। अच्छा, क्यूपोला फर्नेस का तापमान कितना होता है? तो क्यूपोला फर्नेस का तापमान होता है 1250 से 1350 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब कास्ट आयरन के बारे में और कुछ आपको बता दें। कास्ट आयरन जो है एक भंगुर धातु है। ठीक है, भंगुर का मतलब है अगर इस पर चोट मारेंगे या इसको ऊंचाई से फेंकेंगे तो ये टूट के बिखर जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। अच्छा, कास्ट आयरन जो है मैलिएबल भी नहीं होता, मतलब इसके चद्दर के रूप में नहीं बनाए जा सकते धातुओं। इस धातु को पीट कर जब इस पे चोट मारेंगे टूट के बिखर जाएगा। ठीक है, और यह डक्टाइल भी नहीं होता। डक्टाइल का मतलब है कास्ट आयरन से हम खींच कर तार भी नहीं बना सकते इसको, मतलब थोड़ा भी नहीं खींचा इसमें तन्यता नाम की कुछ भी चीज़ नहीं होती। डक्टाइल नहीं होता। ठीक है, और ये जो है फोर्जिंग नहीं किया जा सकता। और हाँ, ये है इसको पिघलाकर किसी भी टेढ़े मेढ़े आकार में बनाया जा सकता है। इसमें खिंचाव शक्ति कम होती है। ठीक है, लेकिन दबाव शक्ति अधिक होती है। यही कारण है कि जो मशीनों के बेड होते हैं जिसपे मशीनें बैठाई जाती हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, क्योंकि इस पर लोड कितना भी आप रख दें ये दबाव शक्ति सहन कर सकता है, लेकिन खिंचाव शक्ति नहीं होता। खिंचाव पे ये टूट जाएगा। अच्छा, इस कास्ट आयरन का गलनांक कितना होता है? तो कास्ट आयरन का गलनांक होता है 1150 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कास्ट आयरन के बारे में। तो कास्ट आयरन सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि कास्ट आयरन किस भट्टी में तैयार होता है, तो क्यूपोला फर्नेस। और कास्ट आयरन का गलनांक कितना होता है? 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा, क्यूपोला फर्नेस का तापमान कितना होता है जब उसमें ये तैयार होता है ठीक है, आपका ये कास्ट आयरन जब तैयार होता है तो क्यूपोला फर्नेस में जो तैयार होता है तो उस भट्टी का तापमान 1250 से 1350 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आपके जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर ग्रुप हैं उनमें शेयर ज़रूर कर दें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और उसके बगल में एक बेल आइकन बन के आएगा उस पर भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएँ तुरंत। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माइल्ड स्टील की मशीनिंग के लिए किस प्रकार के कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो जो ये माइल्ड स्टील होती है इसकी मशीनिंग के लिए, इसकी कटिंग छटिंग या इस पे मशीनिंग करने के लिए किस प्रकार के कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? वो है सोल्यूबल ऑयल। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई स्पीड मिलिंग कटर की हार्डनेस कितनी होती है? ठीक, तो हाई स्पीड की जो स्पीड हार्डनेस होती है वो होती है 62 HRC। ये HRC क्या है? HRC जो है हार्डनेस मापने का एक पैमाना है। ठीक है, 62 HRC होती है। हार्डनिंग विधि के बाद धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धातु अधिक हार्ड एवं अधिक भंगुर हो जाती है। जब हार्डनिंग करते हैं यानी धातु हार्ड तो हो जाती है, लेकिन वो हार्ड तो और अधिक हो जाती है, लेकिन वो थोड़ी भंगुर भी हो जाती है। इसी को सुधार के लिए उस पर टेम्परिंग की जाती है, जिससे उसमें भंगुरता कम हो जाती है और धातु बहुत ही अच्छी मशीनिएबल के योग्य हो जाती है। फिर उस पर कोई भी मशीनिंग कार्य करेंगे वो टूटे फूटेगी नहीं। ठीक है, ना उसमें बिखराव होगा, भंगुर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। ठीक है,
यही कारण है कि हार्डनिंग विधि के बाद धातुओं के प्रभाव को कम करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हार्डनिंग विधि के बाद धातुएं हार्ड तो हो जाती है लेकिन थोड़ी भंगुर भी हो जाती हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या किया जाता है? क्वेंचिंग किया जाता है। क्वेंचिंग टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या किया जाता है? क्वेंचिंग। क्वेंचिंग एक प्रकार का ठंडा करने का वो है साधन। ठीक है, क्वेंचिंग आप पानी, सेल्युबल ऑयल या इसी तरह के कुछ या फिर हवा में जब धातुओं को एक निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है तो वही क्वेंचिंग कहलाता है। ठीक है, तो क्विंचिंग दो तीन चार तरीके से की जाती है। पानी में भी कुछ धातुएं की जाती हैं, सोल्यूबल आयल में की जाती हैं, कुछ धातुओं को क्विंचिंग ठंडा किया जाता है, या फिर कुछ धातुएं हवा में ठंडी की जाती हैं। ठीक है, तो वही क्विंचिंग क्विंचिंग है। ठीक है, तो कब क्विंचिंग प्रयोग की जाती है? टूल स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्विंचिंग की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होता है? तो हाई स्पीड स्टील का हार्डनिंग टेम्परेचर होता है 1250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील को हार्डनिंग के पश्चात पुनः 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करने व ठंडा करने से कठोरता बढ़ती है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेकेंडरी हार्डनिंग। ठीक है, यानी कि हाई स्पीड स्टील को हार्डनिंग के पश्चात या एक बार हार्डनिंग कर चुके होते हैं, उसके बाद पुनः 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर गर्म करने व ठंडा करने से उसकी कठोरता और बढ़ जाती है, उसे सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। और ज़्यादा हार्ड चाहिए तो आपको सेकेंडरी हार्डनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। यही कारण है कि सेकेंडरी हार्डनिंग की जाती है हाई स्पीड स्टील में पुनः 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन स्टील को हार्ड करने के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर किसकी मात्रा पर निर्भर करता है? तो कार्बन स्टील को हार्ड करने के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर जो है कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। उसका टेम्परेचर कितना रखना है, कितना कम ज़्यादा, वो कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्बन स्टील को हार्ड करने के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बात को कठोर इस्पात है, ये सारी यहाँ पर गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे होगा इस्पात। ठीक है, क्या होगा? इस्पात। इस्पात की कठोरता प्रदान करने के पश्चात उसमें उत्पन्न अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने तथा उसको उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो इस्पात मतलब होता है स्टील। ठीक है, सॉरी, ये स्टील होता है। ठीक, ये इस बात लिख उठा है यहाँ पे, इस ये होना चाहिए इस्पात। ठीक है, यानी स्टील, STEEL। ठीक है, STEEL हो गया। तो इस बात नहीं है, यहाँ पे इस्पात होना चाहिए। इस्पात को कठोरता प्रदान करने के पश्चात उसमें उत्पन्न अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने तथा उसको उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो टेम्परिंग की जाती है। ठीक, क्या की जाती है? टेम्परिंग की जाती है। मैंने आपको पहले बताया, जब उसको कठोरता प्रदान करते हैं यानी हार्डनिंग करते हैं तो वो हार्ड तो और अधिक हो जाती है लेकिन थोड़ी भंगुर भी हो जाती है। तो यही सब उसके अंदर के कमियों को दूर करने के लिए टेम्परिंग की जाती है, जिससे धातुएं और भी अच्छी बन जाएं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, जब आपको PDF प्रोवाइड होगी तो वो सही कर दूंगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान पर हाई स्पीड स्टील को टेम्परिंग किया जाता है? तो हाई स्पीड स्टील को टेम्परिंग किया जाता है 550 से 600 डिग्री सेल्सियस पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील में किस तत्व को मिलाने से इलास्टिक लिमिट बढ़ जाती है? तो वो है क्रोमियम। ध्यान रखिएगा, स्टील में जो है क्रोमियम मिलाने से उसकी इलास्टिक लिमिट बढ़ जाती है। इलास्टिक मतलब प्रत्यास्थता। प्रत्यास्था मतलब उसमें जो स्प्रिंग टाइप का गुण है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है इलास्टिक लिमिट कब बढ़ जाती है? जब स्टील में क्रोमियम मिला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइट कास्ट आयरन का प्रयोग किस को बनाने के लिए किया जाता है? तो वाइट कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है राट आयरन को बनाने के लिए। वाइट कास्ट आयरन का प्रयोग किस लिए किया जाता है?
रॉट आयरन को बनाने के लिए। अच्छा, वाइट कास्ट आयरन के अलावा और क्या लगता है? वाइट कास्ट आयरन, ठीक है। वाइट कास्ट, सबसे पहले तो यहाँ आपको बता दें कि राट आयरन किस भट्टी से तैयार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राट आयरन जो तैयार होता है वो पुडलिंग फर्नेस से तैयार होता है। किससे तैयार होता है? पुडलिंग फर्नेस से, ठीक है। पुडलिंग पुडलिंग फर्नेस से रॉट आयरन पुडलिंग फर्नेस से तैयार होता है। और राट आयरन में 0.15% से भी कम कार्बन होता है। रॉट आयरन शुद्ध लोहा माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राट आयरन से ही हमारी चेन, ठीक है, या आपके हुक वगैरह किससे बनते हैं? रॉट आयरन से ही बनते हैं। क्रेनों के जो हुक होते हैं वो राट आयरन से ही बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ बता दें, ये जो कास्ट आयरन का प्रयोग बनाने के लिए किया जाता है तो पुडलिंग फर्नेस में, ठीक है, पुडलिंग पुडलिंग फर्नेस में वाइट कास्ट आयरन और एक होता है पिग आयरन, दोनों को पिघलाकर रॉट आयरन तैयार किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊष्मा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापते हैं? ऊष्मा की मात्रा मापते हैं कैलोरी मीटर से, ठीक है। कैलोरी मीटर से ऊष्मा की मात्रा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होती है? तो एक डाइन होती है 10 की पावर 5 न्यूटन के बराबर होती है एक डाइन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। अगला क्वेश्चन है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करती है? धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो डायोड उसे कहते हैं जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर संग्रह कर सकता है। जो आपके कैपेसिटर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्टों में, वो क्या कर सकते हैं? ऊर्जा एवं आवेश दोनों को संग्रह कर सकते हैं। ऊर्जा एवं आवेश दोनों को संग्रह कर सकते हैं कौन? कैपेसिटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? तो पृथ्वी का प्रतिरोध होता है 0, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थैतिक विद्युत किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो वो है घर्षण के द्वारा। स्थैतिक विद्युत जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है? घर्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बिजली की एक यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा 100 वाट का बल्ब कितनी देर तक चलेगा? तो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान देने वाला है कि बिजली की एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट घंटा जब हो जाता है तो उसमें 100 वाट का बल्ब कितनी देर चलेगा? 10 घंटा। यहाँ से आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जब हमारे घरों में जो 100 वाट की बल्ब होती है, जो 10-20 रुपए की आप खरीदते हैं, 100 वाट की बल्ब जब 10 घंटे जलती है, 10 घंटे लगातार जल जाए तो आपकी एक यूनिट बिजली खर्च हो जाती है। कितनी यूनिट? एक यूनिट, ठीक है, ठीक है, एक यूनिट बिजली खर्च हो जाती है। 100 वाट की बल्ब 10 घंटे जल जाए तो एक यूनिट खर्च हो जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछा है कि एक यूनिट बिजली में कितने 100 वाट का बल्ब कितनी देर जलेगा? एक यूनिट बिजली में 100 वाट का बल्ब वही 10 घंटे जलेगा, यानी कि 100 वाट का बल्ब जब 10 घंटे जलता है तो वो एक यूनिट बिजली खर्च हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले कि 1000 वाट का 1000 वाट का बल्ब है कोई, 1000 वाट का, ठीक है, कोई हाइलोजन है, कोई बल्ब है, 1 घंटे जल जाए तो कितनी यूनिट खर्च होगी? तो अगर 1000 वाट है, ठीक है, वो 1 घंटे जलता है तब एक यूनिट खर्च हो जाएगी। एक यूनिट एक एक घंटे में वो खर्च कर डाले क्योंकि 1000 है। अब यही 100 वाट का बल्ब होगा तो वो 10 घंटे जलेगा तब एक यूनिट खर्च होगी, लेकिन अगर 1000 वाट का बल्ब है तो एक ही घंटे जलेगा तब एक यूनिट खर्च हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 जूल के बराबर। 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज किस में मापी जाती है? तो वो मापी जाती है किलो वोल्ट में, ठीक है। लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज किस में मापी जाती है? किलो वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचालकों का तापमान गुणांक क्या होता है? तो कुचालकों का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। कुचालकों का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस पर आधारित होता है? तो वो होता है ऊर्जा संरक्षण पर। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का डायामीटर कितना होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायामीटर कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का डायामीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का डायामीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होता है? हाई स्पीड स्टील के हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होता है? यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से जो भी करेक्ट आंसर है वो आप ऑप्शन में लिखिए, और जो भी लिखना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और आप लोग देखते हैं, ये मैं कमेंट में आपके देखता हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें जिससे मुझे पता चलता रहे। और अभी तक वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि टेक्निकल की जितनी भी स्टडी रिलेटेड चीज़ें होंगी इस चैनल पर मिलती रहेंगी, और आपको इन फ्यूचर और भी वीडियोस मिलने वाले हैं किसी और भी इम्पोर्टेंट परीक्षाओं के। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े ज़रूर रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।